नमस्कार स्टूडेंट्स, शिवाजी क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं सुनील शर्मा एक बार फिर नए वीडियो के साथ। पुरानी वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो जो है उसमें अपन अर्थवॉर्म पढ़ चुके हैं। अर्थवॉर्म के बहुत सारे पार्ट जो हैं वो अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपन अर्थवॉर्म सेकेंड और इसके शेष रहे हुए पार्ट जो हैं, सिस्टम जो हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। पहले बता देता हूँ कि फर्स्ट वीडियो जो है, इस फर्स्ट वीडियो में अपन क्या पढ़ चुके हैं। तो अर्थवॉर्म की स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्री कैनाल अपन पढ़ चुके हैं, देहभित्ति अपन पढ़ चुके हैं, सीलोम अपन पढ़ चुके हैं और इसका तंत्रिका तंत्र जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। आज अपने को सिस्टम जो है वो सिस्टम अपने बचे हुए हैं। पहला अपन सिस्टम लेते हैं, इसके अंदर अपन अर्थवॉर्म का उत्सर्जन तंत्र। आज जो अपन लेते हैं वो अपन लेते हैं अर्थवॉर्म का उत्सर्जन तंत्र। अर्थवॉर्म जो है अपन चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम जो है, ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो तंत्र जो होते हैं वो तंत्र सारे विकसित रूप से पाए जाते हैं। तो देखो, पहली अपन चर्चा करते हैं इसके अंदर उत्सर्जन। ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके अंदर सिस्टम में आहार नाल और तंत्रिका तंत्र जो है इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। देखो, उत्सर्जन की बात करते हैं तो उत्सर्जन के आधार पर ये जो एनिमल होता है मुख्य रूप से कैसा होता है, यूरियोटेरिक होता है। उत्सर्जन के आधार पर ये एनिमल मुख्य रूप से यूरियोटेरिक होता है। ये मेन पार्ट होता है, मतलब लाइफ की ज्यादातर टाइम जो होता है वो उसका यूरियोटेरिक निकलता है। पर अगर अपन बात करते हैं वर्षा ऋतु में और जनन के दौरान, वर्षा ऋतु में और जनन के दौरान जो है ये एनिमल जो होता है वो अमोनोटेरिक की तरह भी बिहेव करता है। मतलब उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो अमोनिया के रूप में भी होते हैं। तो एनिमल जो होता है वो मुख्य रूप से यूरियोटेरिक और सामान्य वर्षा ऋतु में ये अमोनोटेरिक भी होता है। फिर आगे हम चर्चा करते हैं उत्सर्जन जो है, उस उत्सर्जन के लिए यहाँ पर विशेष प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं और नाम होता है इसका नेफ्रिडिया। उत्सर्जन के लिए इनमें विशेष प्रकार के सिस्टम पाए जाते हैं, नाम होता है नेफ्रिडिया। हिंदी वर्ड जो है उसे अपन कहते हैं वृक्कक। इसे अपन कहते हैं वृक्कक। ये नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं उत्सर्जित सिस्टम जो होता है उस तंत्र में ये जो नेफ्रिडिया होते हैं ये अलग अलग पार्ट के होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें मुख्य रूप से भागों की बात करें तो इसके अंदर ये दो भाग होते हैं। नेफ्रिडिया जो होते हैं वो नेफ्रिडिया दो पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा होता है? तो पहला पार्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एक्सोनेफ्रिक। एक्सोनेफ्रिक इसे अपन कहेंगे बाह्यमुखी। इसे अपन कहेंगे बाह्यमुखी नेफ्रिडिया होते हैं। एक होते हैं इसके अंदर एंडोनेफ्रिक, दूसरे होते हैं एंडोनेफ्रिक। ये होती है आंतरमुखी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के नेफ्रिडिया जो है वो कैचुअल में पाए जाते हैं। अब अपन उनकी बात करते हैं कि ये जो एंडोनेफ्रिक और एक्सोनेफ्रिक होते क्या है, किसके बेस पे है। तो ये आंतर में खुलने या फिर बाहर खुलने, मतलब या तो सीधे आंतर में खुलते हो या फिर सीधे शरीर से बाहर खुलते हो, उस बेस पे ये एक्सोनेफ्रिक जो कि शरीर से बाहर खुलेंगे। तो ये अपन कहेंगे त्वचा के बाहर खुलते हैं। ये होते हैं त्वचा के बाहर खुलते हैं। जबकि अपन एंडोनेफ्रिक की बात करते हैं, तो ये कहाँ खुलते हैं? तो ये अपने आहार, इसलिए कैचुअल जो है कैचुअल की आहार नाल में खुलते हैं, आहार नाल में खुलते हैं। ये आहार नाल में खुलते हैं। क्लियर है? चलिए आगे हम चर्चा करते हैं अब जो वृक्कक हैं उनकी। देखो डायग्राम मैंने बनाया इसका, ये मैंने इसका डायग्राम बना लिया। इस डायग्राम में मैंने ये देखा कि ये जो है इसके अंदर ये वृक्कक जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो देखो इसके अंदर मुख्य रूप से अपन ये तक कहा आंत्र में खुलने के बेस पे, तो इसके अंदर दो प्रकार के हैं और वैसे इसके अंदर ये तीन प्रकार के वृक्कक होते हैं। आंतरमुखी नेफ्रिडिया की बात चर्चा करते हैं। तो आंतरमुखी नेफ्रिडिया जो है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। तो एक तो आता है ग्रसनी नेफ्रिडिया, एक तो आता है इसमें ग्रसनी वृक्कक, अपन ये कहते हैं इसके अंदर फेरेंजिया।
फेरेंजियल नेफ्रेडिया। दूसरी बात हम करेंगे इसके अंदर, दूसरी आती है इसके अंदर पट्टीय वृक्क। पट्टीय वृक्क, तो पट्टीय वृक्क का मतलब हो गया सेप्टल नेफ्रेडिया। ये इसका दूसरा पार्ट होता है। तीसरी की बात हम करते हैं तो एक प्रकार जो है वो यहां पाया जाता है, तो वो कौन सा होता है, इसको अपन त्वचीय नेफ्रेडिया कहते हैं, त्वचीय वृक्क। इंग्लिश में अपन कहते हैं इंटेगुमेंट्री। इंटेगुमेंट्री नेफ्रेडिया। अब अपन इनकी डिटेल चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं ग्रसनी वृक्क। ये जो ग्रसनी वृक्क है, ये ग्रसनी वृक्क कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 4th, 5th और 6th खंड में। 4th, 5th और 6th खंड में। देखो कैसे होते हैं, अगर अपन चर्चा करें तो देखो सबसे बीच में तो इसके अंदर ये आहार नाल का पोर्शन होता है। ये आहार नाल पर पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इस तरीके से आहार नाल पर पढ़ चुके हैं। आहार नाल जो है, इस आहार नाल में चौथा, पांचवा, छठा अपने ये ले लिया, यहाँ पे ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। ये जो है ये अपने 8वें खंड में होती है इस तरह पेशिंग, तो ये अपन ने खंड ले लिया इसके अंदर चौथा, पांचवा, छठा। तो अपन अगर इनकी बात करें तो एक तो छठे खंड में, एक 5वें खंड में और एक चौथे खंड में। इस तरीके से चौथे, 5वें, छठे खंड में ये वृक्क पाए जाते हैं। खुलते कैसे हैं, तो देखो चौथे खंड का जो वृक्क होता है ये तो चौथे खंड में सीधा ही आहार नाल में खुलता है। चौथे खंड में सीधा ही आहार नाल में खुलता है। अगर हम बात करते हैं छठे खंड की, तो ये जो छठा खंड का वृक्क जो होता है ये खुलता है दूसरे खंड में, ये खुलता है दूसरे खंड में। और अगर हम बात करते हैं 5वें खंड की, तो ये 5वें खंड वाला जो होता है ये खुलता है इसके अंदर तीसरे खंड में। तो अपन ने क्या कहा, अपन ये कहा कि चौथा जो है ये चौथा तो कहां खुलेगा, ये तो खुलेगा आहार नाल के चौथे खंड में जहां अपन ग्रसनी की बात करते हैं। पांचवा जो होता है ये पांचवा कहां खुलता है, तो ये खुलता है तीसरे खंड में। और अगर छठे की बात करते हैं तो ये छठा कहां खुलता है, तो ये खुलता है दूसरे खंड में। मतलब मुख गुहा वाला जो पोर्शन होता है, मुख, माउथ एंड माउथ बगल के बेटी, तो उसके अंदर ये दोनों वृक्क जो है वो वहां खुलते हैं। तो इस तरीके से अपन इनको तो अपन के कौन से वृक्क कहेंगे, तो इनको तो अपन कहेंगे आंत्रमुखी नेफ्रेडिया। तो इस तरीके से ये ग्रसनी वृक्क होते हैं। क्लियर है। अपना औषधि पदार्थ जो है वो कहाँ डाल रहे हैं, तो अपना औषधि पदार्थ आहार नाल में डाल रहे हैं। आंत्र, सीधी सी बात मैंने कही, इसकी आंत्र में डाल रहे हैं, एलिमेंट्री कैनाल में डाल रहे हैं, इसीलिए किस में आते हैं, आंत्रमुखी नेफ्रेडिया में आते हैं। फिर हम बात करते हैं पट्टीय नेफ्रेडिया, पट्टीय सेप्टल नेफ्रेडिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वृक्क होते हैं ये सबसे बड़े आकार के होते हैं, सबसे बड़े आकार के होते हैं, सबसे बड़े आकार के वृक्क होते हैं। देखो कहाँ होते हैं, तो ये जो पाए जाते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, 15वें के बाद, 15वां जो खंड होता है उस 15वें खंड के बाद दोनों ओर पाए जाते हैं। 15वें खंड के बाद दोनों ओर आहार नाल जो है उस आहार नाल के दोनों ओर पाए जाते हैं। सबसे बड़े आकार के होते हैं, 15वें खंड के बाद दोनों ओर पाए जाते हैं। अपन चर्चा कर लेते हैं 15वें खंड के बाद। तो अपन ने ये कहा कि ये मान लिया अपन ने 15वां खंड, ये 15वां खंड, फिर इसके बाद में ये खंड चालू हो गया। क्लियर है, ये खंड चालू हो गए। तो अपन ये कहें कि इसको मान लिया अपन ने 15वां खंड। ये जो 15वां खंड है इस 15वें खंड में इस तरीके से पाए जाते हैं, इस तरीके से। ये जो होते हैं ये पट्टीय नेफ्रेडिया होते हैं। एक खंड की बात करते हैं तो प्रत्येक खंड जो है, इस प्रत्येक खंड में इनकी संख्या जो होती है प्रत्येक में कितनी होती है, तो 80 से 100 तक होती है। सेप्टल नेफ्रेडिया की प्रत्येक खंड में संख्या जो होती है वो 80 से 100 तक होती है। अब 80 से 100 तक होती है। फिर अपन बात करते हैं इसका 15वें खंड की। तो 15वां खंड जो होता है, इस 15वें खंड में इसकी संख्या जो होती है वो लगभग 40 से 50 तक होती है। और यही संख्या जो होती है वो लास्ट के अंतिम जो खंड होते हैं उन अंतिम खंड में होती है। तो सीधा सा अपन ने कहा पट्टीय वृक्क जो होते हैं ये
खंड संख्या 15 के बाद दोनों ओर पाए जाते हैं। फिर अपन कहते हैं कि खंड संख्या 15 और अंतिम खंड, यहाँ पर इनकी संख्या जो होती है वो 40 से 50 होती है। बाकी शेष खंड जो होते हैं उसके अंदर इनकी संख्या 80 से 100 तक पाई जाती है। अब देखो, अगर अपन इनके आकार प्रकार की बात करते हैं तो सबसे बड़े आकार के होते हैं और एक संरचना पाई जाती है, इसको अपन नेफ्रोस्टोम कहते हैं। इस तरीके से एक संरचना पाई जाती है। जैसे अपने नेफ्रॉन्स जो होते हैं उस नेफ्रॉन्स में अपने बोवेन कैप्सूल पाया जाता है, यहाँ पर एक मुख के रूप में नेफ्रोस्टोम पाया जाता है और ये इस तरीके से नलिका रूपी संरचना होती है। ये नलिका रूपी संरचना है और सीधी कहाँ खुलती है? तो सीधी इसके अंदर आहार नाल में खुलती है। तो इस तरीके से अपन ये कहा कि ये जो नेफ्रिडिया होते हैं इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर एक नेफ्रोस्टोम पाया जाता है। नेफ्रोस्टोम पाया जाता है। नेफ्रोस्टोम का मतलब होता है वृक्क मुख। नेफ्रोस्टोम का मतलब होता है वृक्क मुख। तो ये वृक्क मुख जो होता है, तो वृक्क मुख पाया जाता है इसमें सेप्टल नेफ्रिडिया या पक्की नेफ्रिडिया में पाया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं त्वची नेफ्रिडिया। त्वची नेफ्रिडिया जो होते हैं उस त्वची नेफ्रिडिया की अपन चर्चा करें तो कहां पाए जाते हैं? तो खंड संख्या 3 के बाद, खंड संख्या 3 के बाद प्रत्येक खंड में, प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं। खंड संख्या 3 के बाद प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं। होते कितने हैं? तो प्रत्येक खंड में लगभग 200 से 250 तक होते हैं। प्रत्येक खंड में कितने होते हैं? तो 200 से 250 तक पाए जाते हैं। क्लियर है? ये 200 से 250 तक प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं। फिर अपन चर्चा करते हैं, देखो ये अगर इनकी बात करें अपन कैसे होते हैं तो देखो इस तरीके से पाए जाते हैं। ये अपन ने बात कर ली खंड संख्या 3 के बाद, तो इस तरीके से पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड जो है उसके अंदर 200 से 300 पाए जाते हैं। अब अगर अपन ये चर्चा करें कि खंड संख्या 14, 15, 16, अब सबको पता है 14, 15, 16 कौन से खंड हैं? तो पर्यानी का खंड होते हैं। क्लाइटेलम वाला जो पार्ट होता है वो 14, 15, 16 होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर अपन चर्चा करें तो क्लाइटेलम जो भाग है, क्लाइटेलम भाग जो होता है, इस क्लाइटेलम भाग में, क्लाइटेलम भाग में इनकी संख्या जो होती है वो लगभग 10 से 15 गुना तक होती है। तो लगभग कितनी होती है? तो लगभग 2000 से 2500 तक क्लाइटेलम भाग में इनकी संख्या जो होती है वो लगभग 2000 से 2500 तक पाई जाती है। तो इन खंडों को क्या कहा जाता है? तो इन खंडों को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। क्लियर है? काफी इंपोर्टेंट बात है। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया किन खंडों को कहा जाता है? तो 14, 15, 16 ये तीन खंड जो होते हैं वो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहलाते हैं। फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहलाते हैं। ये क्लाइटेलम पार्ट है, 2000 से 2500 तक इन खंडों में पाए जाते हैं। सामान्य रूप से ये 200 से 250 तक होते हैं। क्लियर है? अब अपन चर्चा करते हैं ये इंटेगुमेंटरी नेफ्रिया जो है वो खुलते कहाँ हैं। तो देखो अपन ने एक्सोनेफ्रिन जो बताया मैंने, तो उस समय मैंने बता दिया तुम लोगों को कि ये त्वचा से बाहर खुलते हैं। तो बाहर खुलने के लिए एक छिद्र तो जरूरी है। तो इसके अंदर अगर अपन ये कहें कि इसमें उन दोनों के अलावा एक अन्य स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसमें केवल नेफ्रोस्टोम जो होता है वो नेफ्रोस्टोम दुपट्टी नेफ्रिडियम पाया जाता है, और यहाँ जो स्थिति पाई जाती है इसे कहा जाता है नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर। तो ये स्ट्रक्चर जो होती है वो यहाँ पाई जाती है नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर का मतलब होता है वृक्क छिद्र। वृक्क छिद्र। वो तो क्या था? वो था वृक्क मुख, और ये है वृक्क छिद्र जो कहाँ खुलता है? जो त्वचा से बाहर खुलता है। क्लियर है? तो इन तीनों वृक्कों का काम क्या है? ये तीनों वृक्कों का काम है कि शरीर दर जो है, जो सिलोमिक फ्लूइड है, उसमें से उत्सर्जित पदार्थों को, उत्सर्जित पदार्थ कौन से? तो मुख्य रूप से यूरिया, जो उत्सर्जित पदार्थ है यूरिया, मुख्य रूप से यूरिया को अवशोषित करते हैं और कहाँ डालते हैं? या तो आंत्र में डालते हैं। तो आंत्र में डालने वाले कौन से हो गए? रेशमी वृक्क हो गया और पट्टी वृक्क हो गए। इसके अलावा जो आंत्र से बाहर डालते हैं, मतलब शरीर से बाहर डालते हैं, तो वो त्वचीय वृक्क में आते हैं, इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया में आते हैं। तो ये तो रहा आपने नेफ्रिडिया का पोर्शन, और इसके अंदर उत्सर्जन की बात अपन ने की। क्लियर है? स्नैपशॉट ले लो इसका। चलो अब अपन चालू करते हैं इसके अंदर कैंचुए में परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं। अपना जो अगला सिस्टम है इसके अंदर कैंचुए में, तो वो है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ा था अपन ने, तो क्लासिफिकेशन के दौरान अपन ने ये कहा था
कि हार्ट की का ओरिजिन जो है, हृदय की उत्पत्ति जो है, सबसे पहले फाइलम एनिलिडा से ही मानी जाती है। फाइलम एनिलिडा से हार्ट की उत्पत्ति मानी जाती है। सबसे पहला जो ओरिजिन माना जाता है वो फाइलम एनिलिडा से ही है। एनिलिडा से पहले के जो फाइलम है उनके अंदर हार्ट जो है वो नहीं होता है, मतलब परिसंचरण तंत्र जो है वो नहीं पाया जाता है। यहाँ परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं तो कैसा होता है, तो यहाँ परिसंचरण की बात करेंगे तो बने क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप होता है, बंद प्रकार का पाया जाता है। अब बंद प्रकार का क्या मतलब हो गया, तो बंद प्रकार का मतलब हो गया कि रक्त नलिकाएं पाई जाएगी इसके अंदर। मतलब रक्त कहाँ बहेगा, तो रक्त नलिकाओं में बहता है, केवल रक्त नलिकाओं में बहता है, नलिकाओं में उपस्थित या अपन कह सकते हैं कि बहता है। उसके अंदर फ्लो जो होता है वो केवल ब्लड वेसल्स में होता है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर हार्ट की। और बात करते हैं हार्ट की। हार्ट कैसा है, कहाँ है, तो हार्ट की हम बात करते हैं तो हार्ट जो है वो इसके अंदर दो प्रकार का होता है। हार्ट जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहले की बात हम करते हैं तो पहला हार्ट जो होता है वो होता है लेटरल हार्ट, पार्श्व हृदय, पार्श्व हृदय। दूसरे की बात हम करते हैं तो दूसरा कौन सा होता है, तो दूसरा होता है इसके अंदर पार्श्व ग्रसिका हृदय। दूसरा होता है इसके अंदर पार्श्व ग्रसिका हृदय। क्लियर है, ये दो प्रकार के हार्ट पाए जाते हैं। अब चर्चा करते हैं कहाँ होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो पार्श्व हृदय मतलब अपन ने ये कह दिया लेटरल हार्ट, लेटरल हार्ट। और ये कौन सा होता है, तो लेटरल इसोफेजियल हार्ट, ये हो गया लेटरल इसोफेजियल हार्ट। अब देखो अब हम चर्चा करते हैं ये कहाँ पाया जाता है। तो पार्श्व हृदय जो होता है, पार्श्व हृदय कहाँ पाया जाता है, 7वें और 9वें खंड में। ध्यान रखना, ये कंफ्यूज कर देता है। 8वां खंड जो है इनमें नहीं होता है, 7वें में और 9वें में। 7वें और 9वें में कितनी हो गई, तो यहाँ पर दो जोड़ी, 7वें व 9वें खंड में, 7वें व 9वें खंड में दो जोड़ी पाई जाती है। एक जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी ये हो गई। चलो अब आगे जैसा अपन करते हैं पार्श्व ग्रसिका हृदय की। तो पार्श्व ग्रसिका हृदय कहाँ पाया जाता है, पार्श्व ग्रसिका पाया जाता है इसके अंदर 12 में और 13 में, 12 व 13 खंड में। तो ये कितनी होगी, तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं, ये भी कितनी होगी, दो जोड़ी हो गई। तो सीधा सा अपन ये कहा कि ये केंचुआ जो है इसके अंदर हार्ट कितना पाया जाता है, तो हार्ट पाया जाता है 4 जोड़ी। इसमें हार्ट पाया जाता है 4 जोड़ी। 4 जोड़ी कौन से हो गए, तो 2 जोड़ी पार्श्व हृदय हो गए और 2 पार्श्व ग्रसिका हृदय हो गए। अभी डायग्राम से समझिए पर इसको। चलो क्लियर है, ये 7, 9 और 12 और 13 ये अपने पार्श्व हृदय और पार्श्व ग्रसिका, लेटरल हार्ट और लेटरल इसोफेजियल हार्ट हो गया। अब देखो अगर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा डीप चर्चा कर लेते हैं इसके अंदर कि 7वां और 9वां जो होता है, 7वां और 9वां जो होता है, इस हार्ट में 4 का पार्ट पाए जाते हैं। तो देखो कैसे बनता है, तो देखो इस तरीके से बनता है। ये हार्ट जो होता है ये तो होता है पार्श्व हृदय, पार्श्व हृदय। इसके अंदर ये 4 का पार्ट पाए जाते हैं, 4 जोड़ी का पार्ट। एक ही हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। ये 4 जोड़ी का पार्ट होते हैं। पार्श्व हृदय ये कौन सा हो गया, पार्श्व हृदय हो गया, पार्श्व हृदय। और क्या है इसके अंदर, तो ये 4 जोड़ी वाल्व है, वाल्व 4 पेयर का पार्ट पाए जाते हैं। क्लियर है, ये पार्श्व हृदय। अब अपन बात करते हैं दूसरे पार्श्व ग्रसिका हृदय की। तो पार्श्व ग्रसिका हृदय कैसा होता है, ये होता है पार्श्व ग्रसिका हृदय। तो इसमें 3 जोड़ी के पार्ट पाए जाते हैं। तो एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये हो गया पार्श्व ग्रसिका हृदय। इसे कहेंगे अपन पार्श्व ग्रसिका हृदय, पार्श्व ग्रसिका हृदय। क्लियर है, तो इसके अंदर 3 जोड़ी का पार्ट पाए जाते हैं, 3 जोड़ी का पार्ट। क्लियर हो गया, 3 जोड़ी का पार्ट पाए जाते हैं। ये तो हो गया अपने हार्ट के बारे में कि हार्ट कितने प्रकार के पाए जाते हैं। तो 2 प्रकार के पाए जाते हैं और कुल 4 जोड़ी पाए जाते हैं।
क्लियर है। खंड संख्या आपने हुई थी, हार्ट कौन से खंड में होता है, तो 7वें में होता है, 90वें में होता है, 12वें में होता है और 13वें में होता है। अब देखो इन दोनों जो है, ये दोनों हार्ट जो है, कुछ बुक्स में एक चीज और, एक हार्ट और बता रखा है, पर वो वास्तव में हार्ट होता नहीं है। पार्श्व हृदय और पार्श्व ग्रसिका हृदय, इन दोनों को जोड़ने वाला, पार्श्व हृदय और इन पार्श्व ग्रसिका हृदय, इन दोनों को जोड़ने वाला अपन लिखते हैं यहाँ पे खंड संख्या 10 और 11। खंड संख्या 10 और 11, इसमें क्या पाया जाता है, तो दोनों हृदय को जोड़ने के लिए पार्श्व लूप पाया जाता है, एक पार्श्व लूप पाया जाता है, लेटरल लूप जिसे अपन कहेंगे, लेटरल लूप पाया जाता है। क्लियर है। चलो ये अपने हार्ट का क्वेश्चन हो गया। अब हार्ट के बाद में अपन इसके अंदर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा ब्लड की, किसका ब्लड कैसा होता है। कैंसर के रक्त की बात हम करते हैं, तो कैंसर का जो रक्त होता है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सा, तो एक पार्ट हो गया इसके अंदर प्लाज्मा। कैंसर के रक्त को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हो गया प्लाज्मा और दूसरा हो गया रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पोसेल्स, दूसरा हो गया रक्त कणिकाएं। क्लियर है। एक हो गया प्लाज्मा और एक हो गया रक्त कणिकाएं। तो देखो प्लाज्मा की अगर अपन चर्चा करते हैं, प्लाज्मा में क्या है, तो प्लाज्मा की अगर अपन चर्चा करते हैं तो प्लाज्मा में स्पेसिफिक चीज है, केंचुआ जो होता है इसमें श्वसन वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रक्त वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पर वो कहां पाया जाता है, तो प्लाज्मा में पाया जाता है। रीजन क्या होता है, तो रीजन ये होता है कि इसके अंदर आरबीसी जो होती है, आरबीसी अनुपस्थित होती है, केंचुए के रक्त में आरबीसी अनुपस्थित होती है। तो फिर हीमोग्लोबिन है वो कहां पाया जाएगा, तो हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ पाया जाता है। घुला हुआ होने के कारण अब हीमोग्लोबिन है और अपने में हीमोग्लोबिन जो होता है उसकी वजह से रक्त का रंग लाल भी होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आरबीसी तो नहीं है पर हीमोग्लोबिन है, इसके कारण से रक्त जो होता है वो हल्का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल होता है, रक्त का रंग लाल। तो इस तरीके से अपन ने ये कहा कि इसमें प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन मतलब जो श्वसन वर्णक है वो हीमोग्लोबिन घुले हुए रूप में पाया जाता है, सोल्यूबल फॉर्म में पाया जाता है, इसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है, आरबीसी इसके अंदर अनुपस्थित होती है। तो फिर रक्त कणिकाएं, तो रक्त कणिकाएं जो होती है वो इसके अलावा रंगहीन होती है, रक्त कणिकाएं जो होती है वो रंगहीन होती है। तो काम क्या होता है, तो काम होता है पैथोजन से सुरक्षा करना, तो इसका काम हो गया सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन। क्लियर है। तो इस तरीके से ये रक्त कणिकाएं हो गई। अब हम चर्चा करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट अपने ब्लड में टॉपिक जो आएगा वो आएगा अपने रक्त नलिका, रक्त नलिका, रक्त नलिकाओं की हम चर्चा करते हैं। रक्त नलिकाएं, तो रक्त नलिकाएं जो है वो रक्त नलिकाएं कैसे होती हैं, रक्त नलिकाओं की चर्चा आप करें तो देखो अपन ने ये बनाया केंचुआ। इस केंचुए में मुख्य रूप से 4 प्रकार की रक्त नलिकाएं होती है, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं। पहली जो होती है वो होती है डोर्सल, डोर्सल ब्लड वेसल, मतलब अपन ये कहा कि पहली जो होती है वो होती है पृष्ठीय नलिका। दूसरी जो होती है वो होती है इसके अंदर वेंट्रल, वेंट्रल का मतलब हो गया दूसरी होती है इसके अंदर अधरीय, दूसरी होती है अधरीय। तीसरी जो होती है ये होती है सब न्यूरल, सब न्यूरल। ये कैसी होगी, तो ये होगी अधोतंत्रिका, अधोतंत्रिका। और चौथी जो होती है वो होती है सब इसोफेजियल, सब इसोफेजियल मतलब पार्श्व अधोग्रसिका, ये होती है अधोग्रसिका। अब देखो ये चार जो है, ये चार इनका ब्लड सर्कुलेशन कैसा होता है, कहाँ पाई जाती है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो अब तो ध्यान देना, ये जो डोर्सल वाली होती है इस डोर्सल से किसमें बन जाते हैं। देखो डोर्सल जब मैंने आहार नाल समझाई थी, जब मैंने आहार नाल पढ़ी थी, तो आहार नाल में मैंने ये कहा था कि किसी
किसी केंचुआ का अगर पृष्ठ भाग का ज्ञान अपने को करना है तो अपने को क्या देखनी होती है, तो इसके अंदर ये डोर्सल ब्लड वेसल्स ही देखनी होती है। अगर पृष्ठ भाग की बात हम करते हैं तो डोर्सल ब्लड वेसल्स देखनी होती है। ये डोर्सल ब्लड वेसल्स जो है वो कहाँ है, देखो अपन चर्चा करते हैं यहाँ से। ये डोर्सल ब्लड वेसल्स हैं, क्लियर है, ये डोर्सल ब्लड वेसल्स, इसके अंदर ये रक्त नलिकाओं से ये इसके अंदर परिवहन के लिए छोटी छोटी नलिकाएं और लगी होती हैं। तो ये डोर्सल पार्ट है। अब इस डोर्सल पार्ट में रक्त परिवहन की बात करते हैं। देखो हृदय की बात अपने की तो अपन ये कह दिया अपने की ये है 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां और ये 13। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये बनने अपने। देखो अगर हम बात करते हैं डोर्सल ब्लड वेसल्स का काम, तो डोर्सल ब्लड वेसल्स में क्वेश्चन जो बनता है वो पूछ लिया जाता है कि इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो कहाँ होता है। तो देखो अपन चर्चा करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की, अपन चर्चा करते हैं तो पीछे के भाग से, मतलब अंतिम खंड, चाहे वो 100वां हो चाहे 120वां हो, वहां से लेकर 13वें खंड तक, वहां से लेकर 13वें खंड तक इसके अंदर रक्त परिवहन जो होता है वो कहाँ है, तो पीछे से आगे की ओर, क्लियर है, पीछे से आगे की ओर। ये इसका माउथ पोर्शन है, ये इसका माउथ है, और इधर अगर बात करते हैं तो इसका इधर एनएस वाला पोर्शन। तो पीछे से आगे की ओर 13वें खंड तक इसका काम क्या है, तो 13वें खंड तक इसका काम होता है संग्रहण का। 13वें खंड तक इसका काम होता है संग्रहण का, ये संग्रह करती है, सभी खंडों से संग्रह करती है। बाकी 13वें के बाद की बात हम करते हैं, तो देखो 13वें के बाद में क्या है, तो ये 7वां है, इस 7वें में क्या है, 7वें में हार्ट है, 9वें में हार्ट है, फिर 12वें में हार्ट है और 13वें में हार्ट है। क्लियर है, इस तरीके से। तो ये सारा का सारा रक्त जो है वो कलेक्ट करके, कलेक्शन का काम करती है, ये कलेक्ट करके कहाँ डालती है, हार्ट में डालती है। अब इसके आगे, तो इसके आगे जो 13वां खंड जो होता है, इस 13वें खंड के बाद में रक्त का परिवहन जो होता है वो होता तो वैसा ही है, कैसा, तो पीछे से आगे की ओर। जो क्वेश्चन बनता है इसके अंदर, जो क्वेश्चन ये बनता है वो ये बनता है कि डोर्सल ब्लड वेसल, इसकी जो पृष्ठीय नलिका, पृष्ठीय रुधिरवाहिनी जो होती है, उस पृष्ठीय रुधिरवाहिनी में 13 खंड से आगे की ओर इसका रक्त परिवहन कैसा होता है। तो देखो रक्त परिवहन कैसा है, तो रक्त परिवहन पीछे से आगे की ओर है। वैसे अगर अपन पीछे की बात करें तो भी पीछे से आगे की ओर है, आगे की बात करें तो भी पीछे से आगे की ओर है, पर इनके दोनों के काम अलग है। वो क्या है, तो अंतिम से 13वें खंड तक इसका काम क्या है, संग्रहण, कलेक्शन करने का काम होता है। जबकि 13वें खंड से प्रथम की बात करते हैं तो यहाँ पर काम क्या हो गया, तो यहाँ पर काम इसका होता है वितरण का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान रखना। 13वें खंड से प्रथम खंड की ओर जो है वो इसका परिवहन जो वो काम होता है वो होता है वितरण का, क्योंकि संग्रहण किए हुए, कलेक्शन किए हुए ब्लड को सभी अंगों में पहुंचाने का काम इसी का होता है, तो आगे तक सभी अंगों में ये पहुंचा देती है। ये तो अपनी हुई इसके अंदर फर्स्ट वाला पोर्शन डोर्सल। तो डोर्सल में याद क्या रखना है, डोर्सल में याद रखना है कि पृष्ठ भाग में पाई जाती है, इसी के कारण से इसके पृष्ठीय भाग का ज्ञान होता है। अंतिम से अगर अपन ये कहें अंतिम से 13 जो है, अंतिम से 13 तक इसका काम क्या होता है, अंतिम से 13 तक काम होता है इसका संग्रहण का। और अगर बात हम करें 13 से 1 तक काम क्या होता है, तो 13 से 1 तक इसका काम होता है वितरण का। क्लियर है, ये दो पोर्शन को ध्यान रखना है इसके अंदर। अब चलते हैं अपन तीसरी में, सॉरी दूसरी में, वेंट्रल में। वेंट्रल कहाँ है, तो वेंट्रल की बात हम करते हैं तो वेंट्रल पाई जाती है ये नीचे की ओर, ये वेंट्रल वाली बात पोर्शन है। तो वेंट्रल कहाँ गई, तो ये वेंट्रल आगे से पीछे की ओर गई। कहाँ से रख लिया, तो देखो डोर्सल वाली जो होती है, इस डोर्सल में रक्त का वितरण किया। रक्त का वितरण किसको किया, तो रक्त का वितरण वेंट्रल वाले को किया। और वेंट्रल जो है, इस वेंट्रल से रक्त कहाँ चला गया, अधरीय भाग वाली से रक्त कहाँ चला गया, तो ये पूरे शरीर को पंप कर दिया जाता है। क्लियर है, इसमें अपने को ये ध्यान रखना है रक्त का परिवहन कहाँ है, तो आगे से पीछे की ओर। तो ये कैसा है, आगे से पीछे, आगे से पीछे की ओर इसके अंदर रक्त परिवहन पाया जाता है। तीसरी बात करते हैं सब न्यूरल। सब न्यूरल अधोतंत्रिका की बात करते हैं। सब न्यूरल कहाँ पाई जाती है, तो देखो सब न्यूरल की बात हम करते हैं तो खंड संख्या 14, खंड संख्या 14 की बात हम करते हैं।
तो ये जो 14 है इस 14वें खंड से अंतिम खंड तक तो इस तरीके से पाई जाती है। 14वें खंड से अंतिम खंड तक पाई जाती है, या अंतिम से 14वें तक कह दो, अंतिम से 14वें तक। काम क्या हो गया? तो ब्लड को लेकर आने का काम होता है, सॉरी ब्लड को लेकर जाने का काम होता है। इसमें भी परिवहन कैसा होता है? तो आगे से पीछे की ओर होता है। इसमें भी परिवहन कहाँ होता है? आगे से पीछे की ओर होता है। अब देखो 14वें तक है, तो 14वें तक क्या इसके पास रक्त कहां से आएगा? तो ये जो 14वां खंड है, ये 14वें खंड में इसके दो पार्ट हो जाते हैं। 14वें खंड में इसके दो पार्ट हो जाते हैं। कहां पर? तो देखो बीच में क्या है? तो बीच में इसके अंदर आहार नाल है, बीच में आहार नाल है। आहार नाल के दोनों तरफ इसके अंदर एक पोर्शन उधर की तरफ और एक पोर्शन इधर की तरफ। ये 14वें खंड में सब न्यूरल जो होती है वो 14 तक, अंतिम से 14 तक जो है वो तो सब न्यूरल के रूप में है। फिर इसके बाद में 14 से प्रथम तक, 14 से प्रथम जो है इसके अंदर दो पार्ट बन जाते हैं। कौन सा? तो पार्श्व नलिका बन जाती है, लेटरल वेसल्स बन जाती है, या पार्श्व ग्रसिका कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। पार्श्व ग्रसिका, लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स कह सकते हैं। ये दो हो जाती है, तो दोनों तरफ इसोफेगस के दोनों तरफ रक्त को कलेक्ट करती है और फिर पीछे देती है, और पीछे से फिर ये आगे की ओर पहुंचा दिया जाता है। सॉरी, यहां से अपने पीछे देती है, इस पीछे से और पीछे तक पहुंचा दिया जाता है। चौथी बात हम करते हैं सब इसोफेजियल। सब इसोफेजियल जो होती है ये ज्यादा लंबी नहीं होती है। कहां पाई जाती है? तो ये इसोफेगस वाला जो पोर्शन होता है, इसमें 9 से 14 वाला जो खंड होता है, ये जो 9 से 14 खंड जो होता है, इस 9 से 14 खंड के यहां तक पाई जाती है। 9 से 14 खंड तक ये पाई जाती है। ये वैसे इसका भाग होता है। वैसे अगर अपन ये कहें कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, तो ब्लड वेसल जो होती है मुख्य रूप से ये 3 पार्ट की होती है। फिर आगे छोटी छोटी पार्ट जो है वो और बन जाते हैं इसके अंदर। तो ये अपने इसके अंदर कैंचुए का ब्लड वेसल्स का पार्ट हुआ। 4 प्रकार की रक्त नलिकाएं हैं, 4 प्रकार की बताइए मैंने। 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है, डोर्सल मतलब पृष्ठीय रुधिरवाहिनी, अधरी रुधिरवाहिनी, अधो तंत्रिका सब न्यूरल रुधिरवाहिनी, और चौथी मैंने बताई जो बताई मैंने सब इसोफेजियल अधोग्रसिका, जो कि ग्रसिका से ऊपर की ओर है, 9 से 14वें खंड तक पाई जाती है। ठीक है। अब देखो इस परिवहन की चर्चा अपन देखी। हृदय अपने हो गया, रक्त अपने हो गया, रक्त नलिकाएं अपने हो गई। फिर अपन बात करते हैं रक्त कणिकाएं जो होती है, इस रक्त कणिकाओं का निर्माण कौन करता है? रक्त कणिकाओं का निर्माण कौन करता है? तो रक्त कणिकाओं की बात करते हैं तो खंड संख्या 4, 5 और 6। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि 4, 5, 6 में क्या पाया जाता है? तो 4, 5, 6 में पाया जाता है ग्रसनी मृतक, फेरेंजियल नेफ्रिडिया पाया जाता है। तो यहाँ पर ये 4, 5, 6 जो होती है, यहाँ पर लाल संरचनाएं पाई जाती है। लाल छोटी छोटी सेल्स के रूप में संरचनाएं पाई जाती है। क्या होती है? तो ये ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स या अपन ब्लड ग्लैंड्स कह सकते हैं। रक्त ग्रंथियां होती है, रक्त ग्रंथियां होती है जो क्या करेगी? रक्त का निर्माण करेगी, रक्त कणिकाओं का निर्माण करेगी, हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। क्लियर है? इसके अलावा एक बार बात करते हैं कि खंड संख्या जो 26 होती है, खंड संख्या 26 होती है। इस 26 के बाद क्या पाई जाती है? तो इसके अंदर पाई जाती है लसीका ग्रंथियां। 26 के बाद इसमें पाई जाती है लसीका ग्रंथियां। क्लियर है? ये अपने रक्त परिवहन का पोर्शन हुआ इसके अंदर। ये रक्त परिवहन में अपन ने सभी चीजें पढ़ ली। अपन ने हार्ट पढ़ लिया, अपन ने रक्त पढ़ लिया, रक्त नलिकाएं पढ़ ली, और रक्त का निर्माण करने वाला जो पार्ट है वो पढ़ लिया अपन ने। ये लसीका ग्रंथियां जब आहार नाल का डायग्राम अपन ने बनाया था, उसमें अपन ने जहां पर टिफ्लोसोल बनाया था, उस टिफ्लोसोल के भीतर की ओर अपन ने दोनों तरफ लसीका ग्रंथियां जो है लिम्फ नोड्स, लिम्फ ग्लैंड्स से अपन कहेंगे, लिम्फ ग्लैंड जो है वो अपन ने बनाई थी। तो स्नैपशॉट ले लो, फिर आगे का टॉपिक लो। चलो अपने अगला जो पार्ट अपन पढ़ते हैं, अगला सिस्टम जो पढ़ते हैं अपन, वो पढ़ते हैं इसके अंदर जनन तंत्र। अब देखो चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। तो केंचुआ जो होता है वो कैसा प्राणी होता है? तो केंचुआ बाइसेक्सुअल एनिमल, बाइसेक्सुअल है मतलब उभयलिंगी प्राणी होता है, द्विलिंगी प्राणी होता है। क्लियर है? उभयलिंगी है, द्विलिंगी है। सीधा सा अपन ये कहा कि नर और मादा जननांग जो होते हैं वो दोनों एक ही एनिमल में होते हैं, एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। अब एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उसमें फिर स्वनिषेचन होता होगा, तो इनमें स्वनिषेचन नहीं पाया जाता। अगर बात हम करते हैं केंचुए में, तो स्वनिषेचन मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो अनुपस्थित होता है। अब इसका रीजन भी पूछ लिया जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो होता है वो अनुपस्थित होता है, इसका रीजन होता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि ये जो केंचुआ होता है ये प्रोटो एम्ब्रियो होता है, प्रोटो
एंड्रस होता है, प्रोटो एंड्रस। प्रोटो एंड्रस का क्या मतलब होता है? हिंदी वर्ड होता है इसका पुंपूर्वी। अब पुंपूर्वी क्या होता है? पुंपूर्वी का मतलब होता है इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो अंडाणु के बजाय पहले हो जाता है। शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं, अंडाणु से काफी पहले हो जाते हैं, दोनों का साथ साथ परिपक्व नहीं होता है, तो इसकी वजह से इसके अंदर स्पेलिसेशन जो है वो पॉसिबल होता ही नहीं है, क्योंकि साथ परिपक्व नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं होता है। अब ऐसा ही एक होता है प्रोटोगाइनस। एक ऐसा होता है प्रोटोगाइनस, मतलब उसको अपन कहते हैं स्त्री पूर्वी। तो कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जिसके अंदर स्त्री पूर्वता पाई जाती है, वो वेलिंगी होते हुए भी उसके अंदर स्पेलिसेशन नहीं होता, तो उसका भी एक एग्जाम्पल आता है हर्डमानिया। अगर तुम लोगों को याद हो तो क्लासिफिकेशन के दौरान अपने पढ़ा था, किसमें आता है? यूरोकोडेट में आता है। यूरोकोडेट में जो हर्डमानिया का जो एनिमल होता है वो हर्डमानिया जो होता है वो स्त्री पूर्वी होता है, प्रोटोगाइनस होता है, वहां पर भी वेलिंगी है पर स्पेलिसेशन जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ये अपन केंचुए वाली चर्चा करेंगे, क्लियर है? अब अपन इसके अंदर सिस्टम की बात करते हैं, तंत्र जो होता है वो तंत्र कैसा होता है, वेलिंगी के बारे में अपन ने बात कर ली। तो एक केंचुए के अंदर अपन नर और मादा जनांग भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ अपन ने ये डायग्राम बनाया इसका, ये अपन ने बनाया केंचुआ, क्लियर है? यहां अपन मान के चले हैं खंड संख्या 10, यहां पर मान के चले हैं खंड संख्या 10। तो देखो 10 और 11 की चर्चा करते हैं। 10 और 11 जो है केंचुए में क्या पाई जाती है? तो केंचुए में इसके अंदर टेस्टिस पाए जाते हैं, केंचुए में वृषण पाए जाते हैं, तो ये इसके अंदर टेस्टिस वृषण पाए जाते हैं। तो केंचुए में 10 और 11 खंडों में दो जोड़ी, एक जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी ये हो गई, दो जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। फिर बात हम करते हैं 10 और 11 के बाहर। तो ये जो वृषण है, इस वृषण के बाहर, वृषण के बाहर क्या होता है? तो वृषण के बाहर वृषण कोश होता है, तो ये वृषण के बाहर ये वृषण कोश हो गया। तो देखो अपन ने ये संरचना जो पढ़ी, ये पढ़ी अपन ने वृषण टेस्टिस। अगर अपन इनकी बात करते हैं तो ये क्या हो गया? टेस्टिकुलर सेक, तो वृषण कोश हो गई, वृषण कोश, टेस्टिकुलर सेक। आगे को चर्चा करते हैं। आगे देखो अपन ये कहते हैं कि इसके अंदर आगे शुक्राशय का पोषण है। ये शुक्राशय में यहाँ पर ये 12वां खंड ले लिया, यहाँ पर ये 13वां खंड ले लिया, यहाँ अपन ने 18वां खंड ले लिया, क्लियर है? ये 17, 18, 19 और ये 20, इस तरीके से अपन ये खंड संख्या ले लें। अब देखो यहाँ पर शुक्राशय की बात करते हैं, तो शुक्राशय कहाँ है? तो शुक्राशय पाया जाता है 11 और 12। तो शुक्राशय अपन ने ये बनाया इस तरीके से। शुक्राशय की बात हम करते हैं तो ये शुक्राशय ये 11 में और ये 12 में। शुक्राशय का काम क्या होता है? तो शुक्राशय का काम होता है जो वृषण के द्वारा शुक्राणु बनाए जाते हैं उनका संग्रहण करना। इससे पहले क्या होता है? इससे पहले इसके अंदर कीप पाई जाती है। अब देखो ये शुक्राशय हो गया, शुक्राशय का मतलब हो गया सेमिनल वेजिकल्स, शुक्राशय सेमिनल वेजिकल्स। अपने जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इनके अंदर खंड संख्या पूछी जाती है कि कौन से खंडों में पाया जाता है। तो वृषण कोश और वृषण ये तो होते हैं 10 व 11 में। शुक्राशय की बात हम करते हैं तो ये होते हैं 11 व 12 में। फिर बात हम करते हैं शुक्र कीप की। एक आती है शुक्र कीप, जो कि यहाँ से शुक्राशय से जो शुक्राणु निकलेंगे उनको कलेक्ट करने का काम करेगा। ये कलेक्ट करने का काम जो है इस तरीके से ये शुक्र कीप करेगी। ये शुक्र कीप यहाँ से कलेक्ट करके इसको आगे लेके जाएगी। ये आगे जाके नलिकाएं जो है वो दोनों बढ़ जाती है, मिक्स हो जाती है, इधर से ये और इधर से ये दोनों नलिकाएं। तो ये जो है ये क्या बनाती है? ये आगे जाके बनाती है शुक्र वाहिनी। इसे कहा जाता है शुक्र वाहिनी, इसे अपन कहेंगे शुक्र वाहिनी वास डिफरेंस। कहां है? तो ये पाई जाएगी 12 से 18 तक, 12 से 18 तक। अब अगर बात करते हैं 18वें की, तो यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। तो देखो प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट ग्रंथि की बात हम करते हैं तो प्रोस्टेट ग्रंथि कहां पर? तो इस 18वें से इधर 17वें तक फैली होती है और इधर 20 तक फैली होती है, ऐसे इस तरीके से पाई जाती है। 17 से 20 तक इसके अंदर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि का नाम होता है प्रोस्टेट ग्रंथि।
प्रोस्टेट ग्रंथि। क्लियर है? प्रोस्टेट ग्रंथि ये सहायक संरचना के रूप में होती है। फिर ये जो शुक्रवाहिनी है, ये शुक्रवाहिनी इसी प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलकर 18वें खंड में किसके रूप में खुलती है? तो ये होता है इसके अंदर नर जनन छिद्र। ये होता है इसके अंदर नर जनन छिद्र, मेल जेनाइटल पोर। कौन से खंड में है? तो ये 18वें खंड में है। 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है अपने एग्जाम में, 2-3 बार आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, नेट लेवल तक भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये 18वें खंड में पाया जाता है इसके अंदर नर जनन छिद्र। ठीक है? प्रोस्टेट कहाँ पाई जाती है? तो प्रोस्टेट पाई जाती है 17 से 20 तक, 17 से 20 तक। अब एक संरचना और आती है इसमें, वो क्या आती है? तो वो आती है इसमें सहायक संरचना के रूप। कहाँ होती है? तो सहायक संरचना होती है इसके अंदर प्रोस्टेट ग्रंथि के साथ में लगी हुई, एक तो 17वें खंड में, एक होती है इसके अंदर 19वें खंड में। एक तो 17वें खंड में और एक होती है 19वें खंड में। क्या है ये? तो ये है सहायक ग्रंथि। ये है सहायक ग्रंथि, एसेसरी ग्लैंड्स। अब ये क्या काम आएगी? तो ये सहायक ग्रंथि जो होती है वो किसके द्वारा खुलती है? वो जर्मन पेपिला, मतलब जनन अंकुर के रूप में शरीर से बाहर खुलती है। जब अपन ने शुरू में शरीर पर छिद्रों की बात की थी, शुरू में जो डायग्राम अपन ने बनाया था उसमें अपन ने छिद्रों की बात की थी, तो छिद्रों में अपन ने 17 व 19 खंड में जनन अंकुर, जर्मन पेपिला की बात की थी। तो ये जर्मन पेपिला किसके द्वारा खुलती है? तो ये जर्मन पेपिला वास्तव में सहायक ग्रंथियों का छिद्र होता है जो कि त्वचा से बाहर खुलता है। तो ये तो रहा अपने नर जननांग का भाग, ये तो रहा नर जननांग का भाग। थोड़ा सा लिख देते हैं अपन। तो देखो पहला पोर्शन नर जननांग में कौन सा है? तो वृषण तथा वृषण कोश, वृषण तथा वृषण कोश। डायग्राम अगर याद है अपने को, डायग्राम अगर अपन एक बार बना के देख लिया तो इनको याद करने की जरूरत पड़ती नहीं है। कहाँ है? तो 10 व 11 कितना होता है? तो वृषण की बात करते हैं तो ये 2 जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी होते हैं। फिर अपन ने बात की शुक्राशय की। शुक्राशय कहाँ है? तो शुक्राशय की अपन चर्चा करते हैं। तो शुक्राशय पाया जाता है इसके अंदर 11 व 12 खंड में। शुक्राशय पाया गया 11 व 12 खंड में। तीसरी बात हम करते हैं शुक्रवाहिनी की। शुक्रवाहिनी की, तो शुक्रवाहिनी अपन ने कहाँ पढ़ी? तो 12 से 18 तक। और 18 जो है, इस 18 में कहाँ खुलेगी ये? तो ये नर जनन छिद्र के द्वारा खुलती है। ये खुलती है नर जनन छिद्र के द्वारा। क्लियर है? 18वें खंड में नर जनन छिद्र में। फिर चौथी संरचना अपन ने प्रोस्टेट ग्रंथि के बारे में देखी। प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ है? तो ये 17 से 20 तक है। फिर अपन ने बात की सहायक ग्रंथियों की। सहायक ग्रंथियां कहाँ है? तो 17 व 19 में, 17 व 19 में सहायक ग्रंथियां उपस्थित है। ये तो रहा नर जननांग का पार्ट, ये तो रहा नर जननांग का पार्ट। अब अपन मादा जननांग की चर्चा करते हैं। देखो मादा जननांग में अपन ये कहें कि 13वां खंड जो है, 13वां खंड जो है इसके अंदर अंगुलीनुमा संरचनाओं के रूप में, देखो इस तरीके से ये अंगुलीनुमा संरचना, ये 13वां खंड जो होता है इसके अंदर पाए जाते हैं अंडाशय। तो ये कौन सी संरचना हो गई? ये हो गई अंडाशय, ओवेरी। कौन से खंड में? तो 13वें खंड में। ये भी अपने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंडाशय एक जोड़ी होते हैं और कहाँ होते हैं? 13वें खंड में पाए जाते हैं। ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय से क्या होगा? तो अंडाशय से अंड का निर्माण होगा, अंडे का निर्माण होगा, ओवा बनेगा। ये कहाँ जाता है? तो यहाँ से इस 13वें खंड से एक अंडकीप होती है। ये अंडकीप जो होती है ये अंडवाहिनी इसके साथ में जुड़ी होती है और कहाँ खुलती है? ये खुलती है 14वें खंड में, एक कोमन छिद्र के द्वारा। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ अपन ने नर जनन छिद्र के बारे में पढ़ा कि यहाँ पर ये एक जोड़ी पाए जाते हैं, जबकि यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर ये मादा जनन छिद्र जो होता है वो अकेला होता है। अकेला कौन से खंड में है? तो ये 14वें खंड में है। ये हो गया मादा जनन छिद्र, मादा जनन छिद्र। क्लियर है? ये मादा जनन छिद्र का पार्ट पोर्शन हो गया। क्लियर? अंडाशय 13वें खंड में है। अंडवाहिनी की बात हम करते हैं तो अंडवाहिनी जो हो गई, फैलोपियन नलिका कह सकते हैं अपन,
अंडवाहिनी की बात हम करते हैं तो अंडवाहिनी जो है वो 13वें से 14वें खंड में आती है और 14वें खंड में वो मादा जनन क्षेत्र के द्वारा खुलती है। अब देखो मादा जनन तंत्र का एक पार्ट हो जाता है, वो कौन सा आता है? तो खंड संख्या 5। खंड संख्या जो 5 है उस 5 से फिर 9 तक, 5, 6, 7, 8 और 9, 5 से 9 तक एक विशेष संरचना पाई जाती है। आया हुआ क्वेश्चन अपने जेब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 से 9 तक विशेष संरचना पाई जाती है। इस संरचना को क्या कहा जाता है? तो इस संरचना को कहा जाता है स्पर्मेथिका। स्पर्मेथिका हिंदी वर्ड होता है इसका शुक्रधानी। ध्यान रखना ये वर्ड इंग्लिश में ही आया हुआ है, क्वेश्चन आपने जो पूछा हुआ है वो स्पर्मेथिका के बारे में ही पूछा हुआ है, हिंदी वर्ड में भी स्पर्मेथिका नाम दिया हुआ है। ठीक, यहाँ शुक्रधानी पाई जाती है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि शुक्रधानी किस जनन तंत्र का भाग होती है? तो नाम से तो ये पता चलता है भाई शुक्र शुक्राणु से संबंधित होगी, नर का भाग होगी, पर ऐसा नहीं होता है। शुक्रधानी ये क्या करती है? शुक्राणु को कलेक्शन करने का काम करती है दूसरे केंचुए से। निषेचन के दौरान, मैथुन के दौरान दूसरे केंचुए से शुक्राणु को ग्रहण करने का काम, स्टोरेज करने का काम जो होता है वो इसका होता है शुक्रधानी का। तो ये फिर कौन से तंत्र का भाग हो गई? तो ये मादा जनन तंत्र का भाग हो गई। कहाँ पाई जाती है? तो देखो 5वें और 6ठे इस पर एक जोड़ी, यहाँ से नीचे 5वें और 6ठे पर एक जोड़ी, फिर 6ठे और 7वें पर दूसरी जोड़ी, फिर 7वें और 8वें पर तीसरी जोड़ी और 8वें और 9वें पर चौथी जोड़ी। तो शुक्रधानी की अगर बात करते हैं, स्पर्मेथिका की बात हम करते हैं, स्पर्मेथिका शुक्रधानी, ये शुक्रधानी जो होती है वो कहां पर है? तो 5 से 9 खंड पर है, 5 से 9 खंड पर है। ठीक है, कितनी है? तो ये 4 जोड़ी पाई जाती है, 5 से 9 खंड पर है और 4 जोड़ी पाई जाती है। कार्य आया हुआ है अपने एग्जाम में, कार्य क्या है? तो कार्य है शुक्राणु का संग्रहण करना, शुक्राणु का संग्रहण करना। क्लियर है? शुक्राणु को संग्रहण करने का काम जो होता है वो इसी का होता है। किससे? दूसरे केंचुए से, सेल का नहीं है, दूसरे केंचुए से शुक्राणु संग्रहण करने का काम इन्हीं का होता है। तो ये हो गया। अब देखो इसकी संरचना की बात करते हैं, कब होती कैसे है? तो ये पहली है 5वें से 6ठे में, तो इस तरीके से पाई जाती है। ऐसी ऐसी संरचना होती है। ठीक, जनरल ये इस तरीके से संरचना होती है। ये संरचना जो है ये शुक्रधानी की होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 5वें 6ठे में, इसी तरीके से 6ठे 7वें में, इसी तरीके से 7वें 8वें में ये जो है ये संरचनाएं पाई जाती है। तो ये तो रहा अपने इसका संरचना किसकी? जनन तंत्र की। जनन तंत्र की संरचना जो है उसमें अपन नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की सभी संरचनाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे अपन इसके अंदर निषेचन और कोपुलेशन की चर्चा करते हैं कि निषेचन कैसे होता है। देखो निषेचन एक डायग्राम से समझेंगे। निषेचन की क्रिया की बात हम करते हैं तो देखो निषेचन के लिए दो केंचुए जो है वो परस्पर आते हैं। कब आते हैं? तो वर्षा काल में। निषेचन कोपुलेशन की बात हम करते हैं, कोपुलेशन मतलब हिंदी वर्ड हो जाएगा इसके अंदर मैथुन। मैथुन के दौरान दो केंचुए जो हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। कैसे? तो अपन ने ये चर्चा कर ली इस तरीके से, ये पहला केंचुआ और इसी तरीके से ये दूसरा केंचुआ। ये दो केंचुए जो हैं वो एक दूसरे के पास आते हैं। अब एक केंचुआ जो है इस एक केंचुए के 5 से 9 खंड, ये 5वां हो गया, ये 9वां हो गया। अब 5 से 9 खंडों में अपन ने क्या पढ़ा? तो 5 से 9 खंडों में इसके अंदर है शुक्रधानी। ठीक है, 5 से 9 खंड जो होते हैं दूसरे केंचुए के कौन से खंड के संपर्क में आएंगे? तो मैंने बताया तुम लोगों को कि शुक्रधानी जो होती है उस शुक्रधानी का काम होता है शुक्राणु को कलेक्शन करना। अब शुक्राणु जो है वो केंचुए में कहां से आएंगे? तो शुक्राणु केंचुए में आएंगे इस 18वें खंड से। तो ये जो 18वां खंड जो है ये 18वां खंड पहले केंचुए के 5 से 9 खंडों के संपर्क में रहता है। क्लियर है? 5 से 9 खंडों के संपर्क में रहता है। यहाँ जनन पेपिली जो होती है ये जनन पेपिली इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाती है।
इसी तरीके से इस केंचुए के 5 से 9 खंड, इसी केंचुए के 5 से 9 खंड जो होते हैं इस दूसरे केंचुए के इस 18वें खंड के संपर्क में रहते हैं। क्लियर है? मैथुन क्रिया के दौरान दो केंचुए हेड टू टेल, दो केंचुए हेड टू टेल इस तरह से कांटेक्ट में आते हैं। एक केंचुए का 18वां खंड दूसरे केंचुए के 5 से 9 खंडों के संपर्क में रहता है। एक केंचुए का 18वां खंड दूसरे केंचुए के 5 से 9 खंडों के संपर्क में रहता है और इस 18वें खंड से शुक्राणु, इस 18वें खंड से शुक्राणु जो है वो 5 से 9 खंडों में उपस्थित स्पर्मेटिका जो है इस स्पर्मेटिका में भर दी जाती है। स्पर्मेटिका में भरने के बाद ये केंचुए जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ये केंचुए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब स्पर्मेटिका अपन चर्चा करते हैं इस तरीके से कि ये जो 5 से 9 है, इस 5 से 9 की जो स्पर्मेटिका है, ये स्पर्मेटिका जो है वो क्या हो गई, अब शुक्राणु से फुल हो गई। अब इसके अंदर ये शुक्राणु जो है ये शुक्राणु पूरे भर चुके हैं, 5 से 9 में पूरी तरह से भर चुके हैं। अब क्या होता है, अब देखो अब बात आती है इसके खंड संख्या 14 की। अब 14 पे मैंने क्या कहा, तो 14 पे क्या है, 14 पे है इसके अंदर मादा जनन छिद्र, 14 पे है मादा जनन छिद्र, खंड संख्या 14। ये 14 जो खंड होता है अब इससे अंडे बनेंगे, पर ये अंडे जाएंगे कहाँ, तो यहाँ पर ये जो क्लाइटेलम पार्ट होता है मोस्ट इंपोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन अपने पास। खंड संख्या 14, 15, 16, खंड संख्या 14, 15, 16। ये 14, 15, 16 जो होता है इस 14, 15, 16 पर एक संरचना पाई जाती है, इसका नाम होता है क्लाइटेलम। तो अपन चर्चा कर चुके हैं पहले, ये संरचना जो है ये क्लाइटेलम है। इस क्लाइटेलम भाग पर, इस क्लाइटेलम भाग से एक जिलेटिनस पदार्थ का स्त्राव होता है, मतलब एक हल्का सा गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। वो गोंद जैसा पदार्थ जो होता है वो धीरे धीरे इसके ऊपर एक आवरण बना लेता है। कहाँ पर, इस क्लाइटेलम के बाहर एक आवरण का निर्माण कर लेता है। ये आवरण जो है ये क्लाइटेलम के बाहर बन जाता है, धीरे धीरे ये सूख जाता है। ये जिलेटिनस पदार्थ जो है वो धीरे धीरे सूख जाता है। ये सूखा हुआ जो पार्ट होता है इसी को कहते हैं कोकून। आपने जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपने जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है वो ये आया हुआ है कि इस कोकून का निर्माण क्या कौन करता है, तो कौन करता है, तो ये परियानिका क्षेत्र या क्लाइटेलम जो भाग होता है 14, 15, 16 खंड भी याद रखने हैं अपने को, कौन से खंडों से होता है, तो 14, 15, 16 खंडों से होता है। कौन सा भाग होता है, तो क्लाइटेलम या परियानिका क्षेत्र होता है। क्या काम करता है, तो कोकून निर्माण का काम करता है। क्लियर है? अब क्या होता है कि इस 14वें खंड से, इस 14वें खंड से अंडाणु जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं, किसमें, तो कोकून में आ जाते हैं। अब ये जो कोकून है ये कोकून अग्र दिशा में चलता है, किसको लिए हुए, तो इसके अंदर अंडाणु पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसको इसमें अंडाणु पड़े हुए हैं। अब ये जैसे ही खंड संख्या 5 से 9 के ऊपर आता है, खंड संख्या 5 से 9 के ऊपर आता है, तो 5 से 9 में तो क्या भरे हुए हैं, शुक्राणु भरे हुए हैं। तो ये शुक्राणु जो होते हैं ये शुक्राणु बाहर आ जाते हैं और इसके अंदर जितने अंडाणु होते हैं उन अंडाणु को निषेचित करते हैं। अब अपन चर्चा करते हैं कि निषेचन जो होता है वो निषेचन कहाँ हो। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपने कि केंचुआ जो है उसमें निषेचन की बात अपन करते हैं तो निषेचन कहाँ हो, तो निषेचन की बात हम करते हैं तो निषेचन कैसा होता है, देखो शरीर के अंदर नहीं हो रहा, शरीर के भीतर हो रहा है, शरीर के अंदर नहीं हो रहा है, कोकून के भीतर हो रहा है, पर शरीर के बाहर हो रहा है। तो निषेचन कौन सा है, तो निषेचन इसके अंदर बाहर ही पाया जाता है, शरीर से बाहर हो रहा है ना, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। कहां पर, बाहरी है, परंतु किसमें है, कोकून में है। ऐसा नहीं है मिट्टी में है, मिट्टी में नहीं, बाहरी तो है पर किसमें है, कोकून में है। तो बाहरी या कोकून में ये निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। ये है धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे इस कोकून को आगे की ओर छोड़ा जाता है। ये कोकून जब तक आगे आता है तब तक ये सूख जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, और जब इसको आगे छोड़ा जाता है तो इसके बाद में ये दोनों सिरे जो हैं ये सूख कर बंद हो जाते हैं, सूख कर बंद हो जाते हैं। अब ये जो कोकून है इस कोकून को नम मिट्टी में छोड़ दिया जाता है, नम मिट्टी में छोड़ दिया जाता है। अब अगर अपन बात करते हैं जाइगोट की, तो इस कोकून में जाइगोट तो बहुत सारे हो सकते हैं,
क्योंकि अगर जितने अंडे आते हैं तो शुक्राणु भी खूब सारे आते हैं, तो वहां पर सभी का निषेचन होगा, सभी का निषेचन होगा। पर सामान्य रूप से अगर अपन चर्चा करें तो सामान्यतः फेरेटिमा पोस्टुमा की अपन जब चर्चा करते हैं तो सामान्य फेरेटिमा पोस्टुमा में एक कोकून से केवल एक केंचुआ बनता है, एक कोकून से केवल एक केंचुए का निर्माण होता है। क्लियर है? युग्मक कितने भी हो उसके, जाइगोट कितने भी हो, क्लियर है? तो एक कोकून से एक केंचुआ बनता है और इसी के साथ में इसका परिवर्तन होता है। परिवर्तन कौन सा होता है? तो इस कोकून में जो परिवर्तन होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। अपन चर्चा कर चुके हैं पहले प्रत्यक्ष परिवर्तन और अप्रत्यक्ष परिवर्तन की। तो प्रत्यक्ष परिवर्तन जो होता है उसमें क्या लार्वावस्था नहीं होती है, अप्रत्यक्ष में लार्वा पाई जाती है। तो केंचुआ जो होता है इस केंचुए में कोई लार्वावस्था नहीं पाई जाती है, इससे जो छोटे शिशु बाहर आएंगे वो केंचुए ही होंगे, उसकी लार्वावस्था जो है वो नहीं पाई जाती है। इसकी वजह से छोटे जो भ्रूण होते हैं वो केंचुए के समान पूर्ण रूप से समान दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से केंचुए में निषेचन क्रिया का पोषण होगा। अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक और बचे हुए हैं अपने पास, उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो शायद अपन ने केंचुआ जो है उस केंचुए में अपन ने श्वसन की चर्चा नहीं की थी। श्वसन की बात हम करते हैं तो श्वसन के बारे में अपन कहें, रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन जो होता है उस रेस्पिरेशन के लिए जब मैंने डायग्राम बनाया था शुरू में उस समय मैंने बता दिया था तुम लोगों को, श्वसन जो होता है वो नम त्वचा के द्वारा होता है। कोई श्वसन अंग जो है वो इसके अंदर नहीं पाया जाता है, केवल नम त्वचा के द्वारा। क्योंकि जो केंचुआ होता है इसकी केंचुए की त्वचा जो होती है इस पे श्लेष्म का आवरण होता है और यही जो ब्लड वेसल्स उपस्थित होती है इसके अंदर गैसों का आदान प्रदान विसरण क्रिया के द्वारा हो जाता है, विसरण क्रिया के द्वारा होता है। अब अपने पास एक क्वेश्चन घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसके अंदर कि केंचुआ जो है यदि उसकी त्वचा सूख जाए तो क्या होगा? तो सीधा सा अपन ये कह सकते हैं कि श्वसन जो हो रहा है वो नम त्वचा के द्वारा हो रहा है, गैसों का विनिमय जो होता है वो नम त्वचा के द्वारा होता है। तो यदि त्वचा सूख जाएगी तो केंचुआ मरेगा। ठीक है? किसके कारण से मरेगा? तो त्वचा सूखने पर श्वासावरोध, श्वासावरोध के कारण से मरता है। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? एस्फेक्सिया कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसको एस्फेक्सिया। श्वासावरोध के कारण से केंचुए की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? तो ये अपने रेस्पिरेशन का क्वेश्चन हो गया, इतना ही हो गया कि नम त्वचा के द्वारा होता है और अगर त्वचा सूख जाती है तो केंचुए की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक अपन ने अभी निषेचन वाला जो पोर्शन पढ़ा, तो इस निषेचन वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर। अभी सारी डिटेल मैंने समझा दी, तो जनरल सा क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसके लिए। ये जनरल सा क्वेश्चन है कि यदि ये कोकून जो है, ये कोकून यदि आगे के सिरे से बाहर ना निकल के पीछे के सिरे से बाहर निकले, अगर ये पीछे के सिरे से बाहर निकले तो क्या फर्क होगा? ठीक है? ये आंसर जो है तुम लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलो अब बात करते हैं इसके आर्थिक महत्व। अपन चर्चा करते हैं इसके अंदर आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात हम करते हैं तो देखो केंचुआ जो होता है, अभी पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ है तो कि निम्न से किसान का मित्र जो है वो किसको कहा जाता है? तो सीधी सी बात हम कहेंगे तो केंचुआ जो होता है वो किसान का मित्र कहलाता है। तो ये किसान का मित्र है। अब किसान का मित्र किस किस कारण से है उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो देखो केंचुआ जो होता है वो नम मिट्टी में रहता है और उसी में बिल बनाते रहता है, तो उसको पोली करता रहता है, वायु का संचार बढ़ाता है, भूमि में वायु संचार बढ़ाता है। क्लियर है? एक तो ये पार्ट है किसान के मित्र, क्यों कहते हैं इसको। इसके अलावा अपन बात करते हैं इसके द्वारा जो खाद निकलती है जिसको अपन नाम देते हैं वर्मी कंपोस्ट। उस वर्मी कंपोस्ट जो है उसमें एनपीके की मात्रा ज्यादा होती है, कास्टिंग जो होती है उसमें एनपीके की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो पादपों के लिए बहुत अच्छी उपजाऊ खाद के रूप में रहती है, इसलिए जो है इसको किसान का मित्र कहा जाता है। और अपन कहें इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो दूसरा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ये है कि इसको मछली पकड़ने के लिए प्रलोभन के रूप में काम में जाता है। मछली पकड़ने के लिए प्रलोभन में मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उस पे इसको बांध के फिर मछली पकड़ी जाती है, तो मछली इसको खाने के लिए आती है, वो पकड़ में आ जाती है। तीसरी बात हम करते हैं बहुत सारी दवाइयाँ, जैसे अपन ये कहें
कुछ यूनानी दवाइयाँ आती हैं और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं। यूनानी और आयुर्वेदिक जो औषधियाँ होती है उस औषधियों में भी उपयोग होता है, औषधियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? ये इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात में करते हैं। अब देखो जैसे अपन ने फेरेटिमा पोस्टमा की बात करी तो उसको किसान का मित्र कहते हैं, पर कुछ केंचुए ऐसे भी होते हैं जो हानि भी पहुंचाते हैं। जैसे अपन बात करते हैं मालाबारिया पेडोनिकोला, एक जाति आती है इसकी मालाबारिया पेडोनिकोला, पेडोनिकोला। ये मालाबारिया पेडोनिकोला जो होता है ये क्या करता है, तो धान की जड़ों को नुकसान करता है, धान की जड़ों को हानि पहुंचाता है। तो कभी कभार क्या होता है कि जैसे अपन कहते हैं धान जो होता है वो जल में रहने वाला जो पादप है उसी की बात अपन करते हैं, तो ये जहाँ वहाँ पर केंचुए की मात्रा ज़्यादा होती है तो जड़ें जो है वो स्थायी रह नहीं पाती है, जिसकी वजह से धान की फसल जो है वो नुकसान पहुँचाती है, नुकसान होती है इसके अंदर। क्लियर है? तो ये अपने अर्थवूम का जो टॉपिक है, अर्थवूम का टॉपिक अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। कोई कमी रहेगी तो कमेंट में जरूर कहना, तो उसको नेक्स्ट क्लास में अपन पूरी करेंगे। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।